नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हाजिर हैं आज हम भारतीय संविधान के तीसरे चैप्टर को लेकर। चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन तीसरा क्लास तो कह सकते हैं। तीसरे क्लास को लेकर हम हाजिर हैं आपके यहाँ। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दूसरी क्लास में 1781 के एक्ट के बारे में बताया था। 1781 के एक्ट में केवल दो ही प्रावधान किए गए थे, जैसे कि आपका जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया था। यानी कि अब गवर्नर जनरल को अपने निर्णय के लिए ना तो परिषद का मुंह ताकना पड़ेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में 1774 में खोला गया था, तो ना ही उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया था। और दूसरा जो उसमें था, गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। अब इससे आगे के चलते हैं। आगे का जो एक्ट है वो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अगला प्रावधान जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत पहले पिट्स इंडिया एक्ट की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दें, ताकि इसको याद रखने में समस्या ना आए। हुआ क्या था कि 1783 में इंग्लैंड में मिलीजुली सरकार चल रही थी। क्या हो रहा था? 1783 में इंग्लैंड में मिलीजुली सरकार चल रही थी, यानी कि लॉर्ड नॉर्थ और जेम्स फोक्स। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ और जेम्स फोक्स की मिलीजुली सरकार थी। इसी दौरान 1783 में ही जेम्स फोक्स एक बिल लेकर आता है जो कि भारत के संबंध में था। और जैसा कि बिल वो ब्रिटिश के संसद में रखता है पारित होने के लिए, लेकिन होता क्या है कि बिल पारित नहीं होता। बिल पारित नहीं हो पाता। बिल जब पारित नहीं होता है तो अब इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। जब किसी की सरकार हो और सरकार में कोई मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो कोई बिल लेकर आए और बिल पास ना हो, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये सरकार जो है वो अल्पमत में है। और इसमें दो ही कंडीशन होती हैं, या तो प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे अपनी सरकार से, या फिर जैसे भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी उस सरकार को बर्खास्त कर देती हैं। तो यही हुआ कि जब जेम्स फोक्स भारत के संबंध में बिल लेकर आया और वो बिल पारित नहीं हुआ, जब पारित नहीं हुआ तो वहाँ की सरकार गिर गई। तो इंग्लैंड के इतिहास में ये पहला मौका था और आखिरी भी था। इंग्लैंड के इतिहास में ये पहला और आखिरी मौका था कि जब भारत के संबंध में वहाँ की सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव होने थे। 1784 में दोबारा चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो उन चुनाव में पिट्स प्रधानमंत्री बना, विलियम पिट्स। ठीक है, तो जब विलियम पिट्स जो प्रधानमंत्री बना, उसने उसी जेम्स फोक्स के बिल को एज इट इज़ ब्रिटिश संसद में रख दिया और उसे पारित करवा दिया। इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। यानी ये विलियम पिट्स ने करवाया था। हालांकि इसको फोक्स इंडिया बिल भी कहा जाता है, और फोक्स इंडिया बिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1783 में जेम्स फोक्स ने इस बिल को संसद में रखा था, लेकिन पारित नहीं हुआ और वहाँ की सरकार गिर गई थी। इसलिए और विलियम पिट्स ने इसे पारित करवा दिया, इसलिए इसे पिट्स इंडिया बिल कहा गया। ठीक है, ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि। चाहे तो आप लिख सकते हैं
लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पृष्ठभूमि किसी भी घटना का, जब घटना के पीछे की अगर आपको पृष्ठभूमि पता है तो घटना याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी वो घटना ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं आप, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि में लिखेंगे नंबर 1, 1783 में लॉर्ड नाथ एवं जेम्स फोक्स की मिली जुली सरकार चलती थी। ठीक है, पहला तो आप यही लिख देंगे कि 1783 में जेम्स फोक्स और लॉर्ड नाथ की मिलीजुली सरकार चल रही थी। तो जेम्स फोक्स ने भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित ब्रिटिश संसद में एक विधेयक या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बिल प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक पारित नहीं हुआ और सरकार गिर गई। ठीक है, पहला प्रावधान तो आपका यही रहा पृष्ठभूमि का। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सा बिल था जिसके तहत इंग्लैंड की सरकार गिर गई थी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंग्लैंड के इतिहास में यह पहला मौका था या यह पहला अवसर था जब पहला अवसर था, सॉरी ऐसा मत लिखिए, पहला तथा अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मुद्दे पर इंग्लैंड की सरकार गिरी हो।
ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एक दो बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसकी जिस चीज़ की चर्चा कर दी। हालांकि ये जो पृष्ठभूमि है ये इतिहास का सब्जेक्ट है, यहाँ भारतीय संविधान का नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी भी एक्ट का अगर आप पृष्ठभूमि जान जाएंगे तो उसे याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिखवा दिया है ना। और इसी में आगे लिखेंगे दूसरा, इसमें दूसरा पृष्ठभूमि का दूसरा प्रावधान ये था कि 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स यही प्रावधान लेकर यही विधेयक विलियम पिट्स यही विधेयक संसद में लेकर आए और पूर्ण बहुमत से इसे पारित भी करा दिया। ठीक है, तो कभी कभी इसको फोक्स इंडिया बिल भी कहते हैं। ठीक है, और विलियम पिट्स इसको पारित करवाए थे, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी 1783 में लॉर्ड और जेम्स फोक्स की मिलीजुली सरकार थी, तब ये विधेयक जेम्स फोक्स लेके आए थे, और जो विधेयक पास नहीं हुआ था, पास ना होने के कारण वहाँ की सरकार गिर गई थी। ठीक है, और ये सरकार गिरने का पहला और अंतिम अवसर था जब इंग्लैंड में भारतीय मुद्दे को लेकर पहली बार सरकार गिरी हो। ठीक है, और 1784 में जब चुनाव हुए तो चुनाव में विलियम पिट्स प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने उसी फोक्स बिल को जैसा का तैसा संसद में रखकर पूर्ण बहुमत से पास करा दिया था। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रावधानों पर। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, साफ किए दे रहा हूँ। प्रावधान की बात करें तो इसमें कई बड़े बदलाव हुए थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रावधान किया गया था वो प्रावधान था सबसे पहला कि कंपनी के कार्यों में बदलाव किया गया। कंपनी के कार्यों में बदलाव कर दिया गया। अर्थात कंपनी के कार्यों में बदलाव किया गया, अर्थात इसे दो भागों में, अर्थात कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला कौन सा था? व्यापारिक कार्य, और दूसरा था प्रशासनिक कार्य।
पहला था आपका व्यापारिक कार्य और दूसरा था आपका प्रशासनिक कार्य। ठीक है, इसको साफ कर दें, लिख लिया होगा। ठीक है, व्यापारिक कार्य को कंपनी के अधीन कर दिया गया। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, व्यापारिक कार्य जो थे वो कंपनी के अधीन कर दिए गए। यानी कंपनी से कहा गया, ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा कि व्यापारिक कार्य आप संभालिए और जो प्रशासनिक कार्य हैं वो हम देखेंगे, अपनी देखरेख में लेंगे, है ना। तो इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए प्रशासनिक कार्य का क्या हुआ, प्रशासनिक कार्य के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया। प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन कर दिया। ठीक है, प्रशासन व्यापारिक कार्य को क्या है, कंपनी के अधीन कर दिया गया। अर्थात व्यापारिक कार्य जो देखेगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। ठीक है, व्यापारिक कार्य जो थे वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और ब्रिटिश संसद ने प्रशासनिक कार्य को अपने अधीन ले लिया। अर्थात प्रशासनिक कार्य को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक कार्य जो करेगा वो ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन लिया और उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। यानी व्यापारिक कार्य कंपनी देखेगी और प्रशासनिक वर्ग जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा जो ब्रिटिश संसद के अधीन होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 6 सदस्यों का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्यों का चुनाव किया गया। यानी कि जो बोर्ड का गठन था वो 6 सदस्यीय बोर्ड था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था आपका, 6 सदस्यीय। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था, 6 सदस्यीय। अब वो 6 सदस्य कौन कौन से थे, ठीक है, 6 सदस्यों में पहला जो सदस्य था वो था आपका
लिख देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य। पहला था राज्य सचिव, ठीक है। दूसरा था वित्त मंत्री जिसे कहते हैं दूसरे को चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सॉरी। ठीक है। और तीसरे नंबर पर थे 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। यानी कि जो 6 सदस्यीय कंट्रोल बोर्ड था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसमें से जो 6 सदस्यों से राज्य सचिव था, ये आपका एज ए समझो ब्रिटिश मंत्री, ठीक है। ब्रिटिश संसद मंत्री था जो राज्य सचिव था और यही अध्यक्ष था, ठीक है। यही क्या था? अध्यक्ष था। यानी कि जो राज्य मंत्री हुआ करता था ये अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? वो राज्य मंत्री था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य में पहला जो था राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटिश संसद मंत्री होता था और वही अध्यक्ष होता था, ठीक है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इसको समझ लो वित्त मंत्री के जैसा होता था। ये लिख सकते हैं आप, ये एज ए वित्त मंत्री के जैसा, जैसे ब्रिटिश संसद में वित्त मंत्री होता था वैसे ही चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था भारतीय मामलों का, और भारतीय मामलों में जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर था वो वित्त मंत्री के जैसा था, ठीक है। और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे। प्रीवी काउंसिल तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। प्रीवी काउंसिल क्या थी? ब्रिटिश महारानी की एक सलाहकार बोर्ड जिसे कहेंगे, ब्रिटिश महारानी का एक सलाहकार बोर्ड होता था, और उसी सलाहकार बोर्ड के 4 सदस्य जो होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे। तो देखिए जब कंपनी ने लोन मांगा था तो उन्होंने केवल हस्तक्षेप करने की बात करी, सुधार करने की बात करी थी, और धीरे धीरे कंपनी को साइड कर दिया कि तुम बेटा केवल व्यापारिक कार्य संभालो, बाकी के प्रशासनिक कार्य हम देखेंगे। और यही धीरे धीरे यही जो 1784 का एक्ट है यही आगे चलकर अपना बड़ा रूप धारण करेगा, और 1758 के उसमें वो 1858 के जो विद्रोह के बाद फिर इस पूरी तरह से कंपनी का प्रशासन खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिटिश संसद इसे अपने अधीन ले लेगी, है ना। तो ये था इसका प्रावधान नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा प्रावधान क्या था इसमें? प्रावधान नंबर 2, ठीक है। दूसरा प्रावधान आप लिख सकते हैं इसमें, दूसरा प्रावधान ये था कि इसमें कंपनी को ये सलाह दी गई कि वह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करे, ठीक है। दूसरा क्या था आपको? कंपनी को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई। अब आप सोच रहे होंगे स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, तो इसको भी स्पष्ट किए देता हूं। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था थी, इससे पहले क्या होता था कि भारत में जो राजस्व
वसूलने की व्यवस्था थी वो सीधे किसानों से सरकार को हुआ करती थी। यानी सरकार ठेका दे देती थी ठेकेदारों को कि आप गांव के ठेके दे देती थी कि ये गांव आप कोई भी एक ठेकेदार नियुक्त करके और उसे गांव की कर वसूलने के लिए ठेका दिया जाता था और वो ठेका से कर वसूलता था और वो जो ब्रिटिश कंपनी को पहुंचाता था और कंपनी अपने उस राजस्व से जो ब्रिटिश का हिस्सा होता था, ब्रिटिश संसद का हिस्सा होता था, वो ब्रिटिश संसद में पहुंचाती थी, है ना। तो होता क्या था कि उस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को कोई जो राशि मिलती थी पर ईयर की, वो एक निश्चित राशि नहीं होती थी। जब निश्चित राशि नहीं होती थी तो फिर उसमें कोई उनके सही काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि पता लगा कभी 5 रुपये आ रहा है, कभी 15 रुपये आ रहा है, कभी 7 रुपये आ रहा है, कभी 3 रुपये आ रहा है, मतलब एक निश्चित राशि नहीं आती थी, है ना। तो उनके कोई काम नहीं बनते थे। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था लागू कीजिए ताकि हमें जो धन मिले वो एक निश्चित राशि में मिले। यानी जो कर आप हमें दे रहे हैं, जो मतलब टैक्स हमें आप दे रहे हैं, वो एक निश्चित टैक्स हमें मेरे लिए कीजिए ताकि हम कुछ उसमें से एक स्थायी काम कर सकें। यानी कि ब्रिटिश शासन भी यही चाहता था कि एक ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए जिसमें से एक निश्चित राशि हमें मिलने लग जाए। तो जब आप देखते हैं जब हमारे पास कोई निश्चित राशि नहीं आती है तो उसकी हम योजनाएं नहीं बना पाते हैं। भविष्य की योजना बनाने के लिए एक निश्चित राशि चाहिए, तभी आप योजना उसकी बना सकते हैं। यही ब्रिटिश संसद ने कहा कि आपके यहाँ से मुझे निश्चित राशि नहीं मिलती है और जब निश्चित राशि नहीं मिलती है तो हम कोई योजना नहीं बना पाते हैं, तो वो उस पैसे का हम सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कीजिए जिससे एक निश्चित राशि हमें मिलने लगे और हम उसकी एक योजना बना के तैयार कर पाएँ, है ना, और उस योजना में उस पैसे को खर्च किया जाए। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था क्या किया कि यहाँ पर जो कंपनी और ब्रिटिश शासन था, इन्होंने किसानों की भूमि को जमींदार के हवाले कर दिया। यानी जमींदारों को स्थायित्व दे दिया, जमींदारों को उस भूमि का सर्वा कर दिया और किसानों को उस भूमि पर खेती करने के लिए कहा गया और किसान उसकी खेती करते थे और जो जमींदार थे वो वहाँ से कर वसूलते थे किसानों से। और जब किसानों से कर वसूलते थे और उसी के एक निश्चित राशि दे दी गई कि इतना कर हमें प्रत्येक जमींदार से चाहिए, है ना, और उस कर को जमींदार वसूलते थे और वसूल के ब्रिटिश शासन में जमा करते थे। तो उससे क्या होता था कि एक निश्चित राशि उन्हें मिल जाती थी और उस निश्चित राशि से ये अपने विकास के कार्य जहाँ भी उन्हें जिन योजनाओं में उन्हें खर्च करना होता था तो उन योजनाओं में ये लागू करते थे। इसी को कहा गया था स्थायी बंदोबस्त। यानी कि भूमि से सरकार को कोई लेना देना नहीं था, भूमि से लेना देना था जमींदारों को और जमींदारों से सीधा कर लेती थी सरकार। यानी कि जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे और जमींदार से सरकार टैक्स लेती थी और उसमें जो जमींदार का कमीशन होता था वो जमींदार रख लेता था। ठीक है, ये था आपका स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई थी, वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। प्रावधान नंबर 3 था, इसमें जो तीसरा प्रावधान था, हाँ, इसमें कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य जो है वो यहाँ पर शासन करना नहीं है बल्कि व्यापार करना है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि व्यापार करना है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों किया ऐसा?
इसके पीछे एक कारण है कि उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध। जहाँ जहाँ भी फ्रांस और इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी फ्रांस और इंग्लैंड के उपनिवेश थे और जहाँ भी ये लोग मिलते थे, ये लोग आपस में युद्ध करने लगते थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड के उस टाइम पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, और सप्तवर्षीय युद्ध के तहत ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत जैसे उपनिवेश में भी हमें युद्ध का सामना करना पड़े और जिसमें हमें खतरा मोल लेना पड़े और हमारे व्यापार को बाधित हो। तो व्यापार उनका बाधित ना हो, इसलिए उन्होंने ये एक घोषणा कर दी। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं, है ना। और इसमें एक प्रावधान और लाया गया था, इसको हम साफ कर देंगे। अब तो लिख लिया होगा अब तक। चौथा प्रावधान इसका था कि भारतीय क्षेत्र जो कंपनी, जहाँ पर कंपनी का जहाँ पर अधिकार था, उनको लिख सकते हैं यहाँ पर, कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाला भारतीय भाग अभी तक कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत अब भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाएगा। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश शासन का ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे शिकंजा ऐसे ही कस रहा था। यानी इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि जो अभी तक कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे और जितने भी क्षेत्रों पर कंपनी का शासन था, यानी कि कंपनी जहाँ जहाँ से राजस्व वसूलती थी, उसको कहा जाता था टेरिटरी, कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसको कहा जाता था कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि अब जो भी भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी ने जीते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी भारतीय क्षेत्र जीते थे, अब उन भारतीय क्षेत्रों को कहा जाएगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि अभी तक जो क्षेत्र थे वो कंपनी का क्षेत्र हुआ करता था, अब ब्रिटिश का भाग हो गया, वो ब्रिटिश शासन का भाग हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन का, पोजेशन का मतलब कब्जा, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन का कब्जा वाला भाग कहा जाने लगा। यानी कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का मतलब हो गया कि ब्रिटिश भारत का वो भाग जो ब्रिटिश के कब्जे में है। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक प्रावधान और रह गया है, इसमें 5वां प्रावधान लिख लीजिए। 5वां प्रावधान था इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये 5 प्रावधान थे, ये 5 महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसमें, और 5 प्रावधानों से कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछा जरूर गया है। ठीक है, तो कर्मचारियों के उपहार लेने पर रोक, कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था इसमें। ठीक है, अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे चलकर जो अपने भारत की संसद बना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ही देन है। उसको मैं आपको कल के उसमें सेशन में समझाऊंगा, या चाहो तो समझा ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो सारी शक्तियाँ थीं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि मैंने ये शायद शब्द लिखवाया नहीं आप लोगों को, इसमें लिख सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, इसको हम साफ किए दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, वैसे मैं बहुत स्लो बढ़ा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये थे आपके 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के प्रावधान। ठीक है, इसमें एक चीज़ बचती है आपकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को आपको समझाए दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था, इसके 2 कार्य थे। ठीक है, एक था आपका व्यापारिक कार्य और दूसरा था आपका प्रशासनिक कार्य। पहला था आपका व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। ठीक है, व्यापारिक कार्य को दे दिया गया कंपनी को। ठीक है, व्यापारिक कार्य कंपनी देखेगी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा कार्य क्या देखेगा, प्रशासनिक कार्य देखेगा। और प्रशासनिक कार्य में क्या किया, इसी को कहा जाता है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई,
सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने पहले ही बांट दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 2 कार्य किए गए थे। एक था आपका प्रशासनिक कार्य और दूसरा था आपका विधायी कार्य। ठीक है, एक क्या था आपका प्रशासनिक कार्य, दूसरा था आपका विधायी कार्य। ठीक है, प्रशासनिक कार्य तो वो भारत में देख ही रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने विधायी कार्यों को अपना व्यवस्था बनानी शुरू कर दी और यही विधायी कार्य आगे चलकर संसद का रूप लिया इन्होंने, वो मैं आपको पूरा बताए दे रहा हूँ। और ये जो विभाजन हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का, ये हुआ था 1853 में, सॉरी 1853 में। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो विभाजन हुआ था 1853 में विभाजन हो गया था और ये 2 कार्यों को करने हैं। प्रशासनिक कार्य तो अलग हो गए, तो विधायी कार्य विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों में इनका विभाजन हो गया था। ठीक है, और विधायी कार्य के तहत ही इन्होंने क्या किया कि 12 सदस्यीय एक सदनीय विधानमंडल का गठन किया। ठीक है, विधायी कार्य के लिए इन्होंने क्या किया, 1853 में जब इसका विघटन हुआ, 2 भागों में बांटा गया, तो विधायी कार्य के अंतर्गत इन्होंने 12 सदस्यीय एक सदनी विधानमंडल का गठन किया। उसके बाद फिर 1919 में फिर क्या किया, 1919 में इसे 2 सदनीय विधानमंडल में बांट दिया। ठीक है, 1919 में क्या किया गया, 2 सदनी विधानमंडल में से बांट दिया गया। ठीक है, और 2 सदनी विधानमंडल जो थे वो कौन कौन से थे, केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद। ठीक है, 2 थे, कौन कौन से थे, एक तो था आपका केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा था आपका राज्य परिषद। ठीक है, 2 भागों में इन्होंने 1919 में से 2 सदनी विधानमंडल बांटा गया था और 2 सदनी विधानमंडल के तहत पहला आपका केंद्रीय विधान परिषद था और दूसरा था आपका राज्य परिषद था। ठीक है, और ये बांटा गया था 1921 में। ठीक है, ये बांटा गया था 1921 में। ठीक है, 1921 में इसे बांट दिया गया था और 1900 बांटा गया था ऐसे 1919 में ही, और 1921 में केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया था और राज्य परिषद का निर्माण किया गया था। ठीक है, सदस्य संख्या इनकी 145 और इसकी सदस्य संख्या जो थी 60।
ठीक है, यानी कि एक में 60 सदस्य थे और एक में 45 सदस्य थे, 145 सॉरी। और इसी के चलते 1921 में ही इसी के चलते क्या हुआ, उन्नीस सौ 21 में ही 12 फरवरी को भारत में संसद भवन निर्माण की नींव ड्यूक कनाट द्वारा रखी गई। ठीक है, यानी 1919 में ही 12 फरवरी को भारत में संसद भवन निर्माण की नींव रखी गई ड्यूक कनाट द्वारा। और इसी के तहत 18 जनवरी 1927 को 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 1921 में 12 फरवरी को क्या हुआ, संसद भवन का शिलान्यास हुआ और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद जो था आपका केंद्रीय विधान परिषद को केंद्र में लोकसभा तथा राज्य में विधानसभा के नाम से जाना गया। ठीक है, और राज्य परिषद को केंद्र में राज्यसभा तथा राज्य में विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है,
यानी केंद्रीय विधान परिषद जो थी वो आपकी 1921 में अस्तित्व में आई थी, और यह केंद्रीय विधान परिषद को केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के नाम से जाना गया, और राज्य परिषद को केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? संसद कहा गया। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे चाहें तो। केंद्रीय विधान परिषद प्लस राज्य परिषद को मिलाकर संसद कहा गया। ठीक है, तो आज यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। इससे आगे कल फिर से आगे इससे आगे कल फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।